नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़ी टेंशन की वजह से दिमाग एकदम सुन्न हो गया हो? मतलब चाबी कहाँ रखी या दूध वाले को पैसे दिए कि नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें भी याद ना रहें। आज हम जिन रिपोर्ट्स पर बात करने वाले हैं वो यही बताती हैं कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये दिमागी तौर पर बिल्कुल वैसी हालत है, एक लगातार बना रहने वाला तनाव। हाँ, एक ऐसा बोझ जो आपके सोचने समझने की ताकत को ही कम कर देता है। तो चलिए आज इसी में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। हमारे पास हार्वर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE की कुछ बहुत ही दिलचस्प अकादमिक रिपोर्ट्स हैं। और साथ में ओम प्रकाश का एक रिसर्च पेपर और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के कुछ हिस्से भी हैं। हाँ, तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गरीबी का ये जो चक्र है ये चलता क्यों रहता है। क्या ये लोगों की अपनी आदतों की वजह से या फिर हमारे समाज की बनावट में ही कोई खोट है? और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये सारी रिसर्च हमारी जो एक पुरानी सोच है उसे चुनौती देती है। किस तरह की सोच? आमतौर पे हम क्या सोचते हैं कि गरीब लोग या तो बहुत समझदारी से पैसे बचाते हैं या फिर एकदम बेवकूफ़ी भरे फैसले लेते हैं। हाँ, दो ही एक्सट्रीम माने जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि सच इन दोनों के बीच में है। असल में गरीबी का माहौल ही ऐसा है, वो हालात ही ऐसे हैं जो किसी भी इंसान के सोचने और फैसले लेने के तरीके को पूरी तरह से बदल देते हैं। आपने माहौल की बात की, इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट जो ओम प्रकाश के रिसर्च पेपर और हार्वर्ड की रिपोर्ट में बार बार आता है वो है कमी की मानसिकता या स्केसिटी माइंडसेट। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। जब हमारे पास किसी भी चीज की बहुत ज्यादा कमी होती है, चाहे वो पैसा हो या समय हो, हाँ, या खाना हो, तो हमारा दिमाग पूरी तरह से बस उसी एक चीज पर अटक जाता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग की भी एक बैंडविड्थ होती है, जैसे हमारे फोन के इंटरनेट की होती है। टैक्स लगा देती है। दिमागी बैंडविड्थ पर टैक्स, ये तो सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। मतलब हमारा ज्यादातर दिमागी इंटरनेट तो बस पैसों की चिंता में खर्च हो जाता है। बिल्कुल यही। तो फिर बाकी कामों के लिए स्पीड ही नहीं बचती। अच्छा। हार्वर्ड के एक अध्ययन में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। उन्होंने कुछ दुकानदारों से एक काल्पनिक सवाल पूछा। सिचुएशन ये थी कि उनकी कार खराब हो गई है और उसे ठीक कराने में या तो $150 लगेंगे या फिर $1500। ये बस एक दिमागी कसरत थी, असल में किसी की कार खराब नहीं हुई थी। और इसके नतीजे क्या रहे? नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन दुकानदारों की माली हालत अच्छी थी उन पर $150 या $1500 वाली बात का कोई खास असर नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं। उनका दिमागी प्रदर्शन वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन जिन दुकानदारों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जैसे ही उन्होंने $1500 जैसी बड़ी रकम के बारे में सोचा, उनकी सोचने समझने की ताकत एकदम से घट गई। अरे वाह! उनका दिमाग उस बड़ी चिंता में ऐसा उलझा कि बाकी सवालों के जवाब देने के लिए दिमागी ताकत ही नहीं बची। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक ही इंसान का दिमाग बस पैसे होने या ना होने की चिंता से अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल। ये तो एक तरह का IQ टेस्ट हो गया जो हालात के हिसाब से बदलता रहता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ऐसा ही एक और अध्ययन भारत के गन्ना किसानों पर किया गया। अच्छा? उनसे फसल कटने से ठीक पहले कुछ दिमागी टेस्ट लिए गए। यानी उस वक्त जब उनके हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं होता, जब वो तंगी में होते हैं। हाँ, तंगी में होते हैं। फिर उन्हीं किसानों से फसल कटने और बिकने के बाद जब उनके पास पैसा आ चुका था, वही टेस्ट दोबारा लिए गए। और नतीजे साफ थे। जब वो गरीब थे तो उनका प्रदर्शन खराब था और जब उनके पास पैसा था तो उनका प्रदर्शन काफी बेहतर हो गया। इंसान वही, दिमाग वही, बस हालात बदल गए थे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई गरीब इंसान अगर कोई बुरा वित्तीय फैसला लेता है, जैसे ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना, तो वो उसकी आदत नहीं बल्कि उस वक्त उसके दिमाग पर जो बोझ है उसका नतीजा है? हाँ, ये उसी कमी की मानसिकता का एक और पहलू है जिसे रिसर्च में टनलिंग कहा गया है। टनलिंग मतलब सुरंग की तरह? बिल्कुल। जब आप एक सुरंग में होते हैं तो आपको बस सुरंग के आखिर की रोशनी दिखती है, दाएं बाएं कुछ नहीं। उसी तरह जब पैसों की बहुत ज्यादा तंगी होती है तो दिमाग सिर्फ आज की अभी की जरूरत पर अटक जाता है। इस हफ्ते का राशन कैसे आएगा, आज बच्चे की फीस कैसे भरनी है। भविष्य की प्लानिंग तो दूर की बात हो गई। हाँ, जैसे रिटायरमेंट के लिए बचत या हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब दिमाग के लिए एक लग्जरी बन जाता है जिसे वो सोच ही नहीं पाता। ये जो दिमाग पर बोझ वाली बात है ये बहुत अहम है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि हम अब तक सिर्फ व्यक्ति के दिमाग के अंदर झांक रहे हैं।
क्या उसके आसपास का माहौल, उसका समाज उसे सही फैसले लेने का मौका भी दे रहा है? शायद यहीं पर एलएसी की वो रिपोर्ट काम आती है। हाँ, जो कहती है कि हमें व्यवहार से ज्यादा समाज की बनावट पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर समाजशास्त्री विलियम जूलियस विल्सन का पड़ोस का प्रभाव का सिद्धांत बहुत सटीक बैठता है। अच्छा, ये क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि अगर कोई इंसान ऐसे इलाके में पला बढ़ा है जहाँ चारों तरफ गरीबी है, बेरोजगारी है, अच्छे स्कूलों की कमी है, तो उसके लिए उस चक्र से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि उसे रोल मॉडल नहीं मिलते, मौके नहीं मिलते और वो उसी माहौल में फंस कर रह जाता है। और इन बाहरी वजहों में सिर्फ मोहल्ला ही नहीं बल्कि सामाजिक भेदभाव भी तो आता होगा, है ना? यकीनन। विश्व विकास रिपोर्ट साफ कहती है कि लिंग, जाति, नस्ल या धर्म के आधार पर होने वाला भेदभाव लोगों को गरीबी के जाल में धकेल देता है। इसमें इक्वाडोर के एक आदिवासी महिला का एक बयान है जो दिल पर चोट करता है। वो कहती है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए बाजार में दुकानदार हमें ठगते हैं। वे हमारी उपज अपनी मनचाही कीमत पर खरीदते हैं और हमें कम पैसे देते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे सामाजिक पहचान आपकी आर्थिक स्थिति तय कर देती है। सही बात है। और भारत में जाति व्यवस्था या अमेरिका में नस्लीय भेदभाव तो इसके बहुत बड़े और जटिल उदाहरण हैं। बिल्कुल। आपने धर्म की बात की, क्या इन रिपोर्ट्स में धर्म की भूमिका के बारे में भी कुछ बताया गया है? क्योंकि कई बार ये माना जाता है कि धार्मिक मान्यताएं या तो इंसान को संतोष देती हैं या फिर उसे भाग्य के भरोसे छोड़ देती हैं। हाँ, इस पर भी बात हुई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव सामाजिक बहिष्कार की एक बड़ी वजह बन सकता है, जो सीधे सीधे आर्थिक मौकों को कम कर देता है। ओके। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर कुछ मामलों में धार्मिक संस्थाएं या नेता खुद प्रगति में बाधा बन सकते हैं। कोई उदाहरण है इसका? बांग्लादेश का एक उदाहरण दिया गया है, जहां कुछ स्थानीय धार्मिक नेताओं ने महिलाओं को दिए जाने वाले माइक्रो फाइनेंस कर्ज का कड़ा विरोध किया। क्यों? उनका तर्क था कि इससे गांव के पारंपरिक सामाजिक ढांचे में बदलाव आ रहा है और महिलाएं हद से बाहर जा रही हैं। तो यहाँ धार्मिक मान्यताएं एक सामाजिक बाधा के तौर पर काम कर रही थी। समझ गया। तो ये चक्र सिर्फ एक इंसान की जिंदगी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हाँ, इसी को पीढ़ीगत गरीबी कहते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि ये गरीबी विरासत में मिलने लगती है? इससे बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ये अक्सर बचपन के बुरे अनुभवों में छिपी होती हैं। बचपन के अनुभव? हाँ, जिन्हें ACEs यानी एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कहते हैं। LSE की रिपोर्ट के आंकड़े सच में परेशान करने वाले हैं। उन्होंने गंभीर रूप से वंचित यानी बेहद गरीब वयस्कों पर एक सर्वे किया और उनमें से सिर्फ 15% लोगों ने कहा कि उनका बचपन सामान्य था। 1 मिनट, सिर्फ 15%? तो इसका मतलब हुआ कि बाकी 85% लोगों ने अपने बचपन में घरेलू हिंसा, माता पिता की उपेक्षा या किसी न किसी तरह का दुर्व्यवहार झेला था। हाँ, 85%, ये बहुत बड़ी संख्या है। ये तो बहुत ही ज्यादा है। और इसका असर सिर्फ भावनात्मक नहीं होता, इसका सीधा असर दिमाग के विकास पर पड़ता है। विज्ञान हमें बताता है कि बचपन में लगातार बना रहने वाला तनाव, जिसे टॉक्सिक स्ट्रेस कहते हैं, वो हमारे दिमाग के उस हिस्से के विकास को रोकता है जो फैसले लेने, योजना बनाने और भावनाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? बिल्कुल। तो ये तनाव सिर्फ मन को ही नहीं बल्कि शरीर को भी बीमार कर रहा है। हाँ, लंबे समय तक चलने वाला ये तनाव शरीर पर एक तरह का वियर एंड टेयर पैदा करता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एलोस्टैटिक लोड कहते हैं। एलोस्टैटिक लोड? हाँ, ये शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर करता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है और सीखने और याद रखने की क्षमता को भी कम कर देता है। बाप रे। तो ये चक्र सिर्फ पैसे का नहीं है, ये असल में पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले दिमागी और शारीरिक नुकसान का चक्र है। और सोचें, जब इन्हीं गरीब इलाकों के स्कूलों में सबसे कम अनुभवी या कम योग्य शिक्षक भेजे जाते हैं, तो ये चक्र और भी कितना मजबूत हो जाता होगा। तो फिर असली जड़ क्या है? व्यक्तिगत आदतें या सामाजिक व्यवस्था? क्योंकि समाज में ये बहस हमेशा चलती रहती है। हाँ, कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, ये सिस्टम ही खराब है। बिल्कुल। इन दस्तावेजों में इस बहस के बारे में क्या कहा गया है? ये सबसे अहम सवाल है और रिपोर्ट्स दोनों पक्षों को सामने रखती हैं। एक तरफ ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन का एक अध्ययन है जो कहता है कि अमेरिका में जो लोग 3 नियम अपनाते हैं। कौन से 3 नियम? हाई स्कूल पूरा करना, एक फुल टाइम नौकरी करना और 21 साल की उम्र के बाद शादी करके बच्चे पैदा करना। अच्छा।
तो जो लोग ये तीनों नियम अपनाते हैं उनमें गरीबी की दर सिर्फ 2% रह जाती है। सिर्फ 2%? हाँ, और इसी से जुड़ी रूबी पेन की गरीबी की संस्कृति की थियरी है, जो कहती है कि गरीबी में पले बढ़े लोग भविष्य की योजना बनाने के बजाय आज में जीने की आदत डाल लेते हैं। जो उन्हें गरीबी में ही बने रखती है। हाँ, लेकिन ये जो ब्रुकिंग्स वाली बात है, ये तो सुनने में बहुत सीधी और सरल लगती है। कई लोग कहेंगे कि हाँ, यही तो असली बात है, मेहनत करो, सही रास्ते पर चलो तो गरीबी मिट जाएगी। इसमें क्या गलत है? देखने में ये तर्क बहुत सीधा लगता है, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छा? दूसरा पक्ष, जैसा कि LSE की रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है, वो संरचना को यानी सिस्टम को मुख्य कारण मानता है। सिस्टम को? हाँ, वो एक जबरदस्त आंकड़ा देते हैं। इंग्लैंड के एक शहर मिडल्सब्रा में रहने वाले एक व्यक्ति के बेघर होने, ड्रग्स की लत में पड़ने या अपराध में शामिल होने की संभावना सेंट्रल बेडफोर्डशायर जैसी बेहतर जगह पर रहने वाले व्यक्ति की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। ये व्यक्तिगत आदतों से तो समझाया नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि आप कहाँ पैदा होते हैं। ये बात आपके भविष्य को बहुत हद तक तय कर देती है। ये उस जगह पर मौकों की कमी, निवेश की कमी और सामाजिक समस्याओं की कहानी कहता है, ना कि वहां रहने वाले हर एक इंसान के व्यक्तिगत चरित्र की। सही कहा। तो फिर हम किस नतीजे पर पहुंचे? क्या कोई बीच का रास्ता है? हार्वर्ड का पेपर एक बहुत ही शानदार तीसरा नजरिया पेश करता है। वो क्या है? वो कहता है कि गरीब लोग बाकी दुनिया से अलग नहीं होते। उनमें भी वही कमजोरियां, वही पूर्वाग्रह और वही मानवीय आदतें होती हैं जो किसी अमीर इंसान में होती हैं। मतलब हम सब एक जैसे हैं? हाँ, हम सब कभी कभी आलस करते हैं, कभी कभी गलत फैसले लेते हैं। फर्क सिर्फ एक है। क्या? गरीबी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती? ये बहुत गहरी बात है। सोचिए, एक अमीर व्यक्ति अगर अपनी क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक दिन लेट कर दे तो उसे थोड़ी लेट फीस लगेगी। बस। लेकिन एक गरीब व्यक्ति अगर बिजली का बिल एक दिन लेट कर दे तो शायद उसका कनेक्शन कट जाएगा, उसके बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। सही बात है। एक छोटी सी चूक के नतीजे बहुत भयानक होते हैं। इसलिए जो व्यवहार हमें बाहर से खराब या बिना सिर पैर का लगता है, वो असल में उन बेहद खतरनाक परिस्थितियों में किसी तरह जिंदा रहने का, आज की रात गुजारने का, हाँ, एक तर्कसंगत तरीका हो सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो, तुम क्या कहेंगे? मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि गरीबी सिर्फ एक खाली पर्स नहीं है। ये दिमाग पर एक बोझ है, ये सामाजिक रुकावटों का एक जाल है जिसमें धर्म और जाति जैसी बाधाएं भी शामिल हैं। बिल्कुल। और ये बचपन में मिले जख्मों से पीढ़ी दर पीढ़ी और मजबूत होने वाला एक दुष्चक्र है। सही। और शायद जिसे हम गरीबों की बुरी आदतें कहकर खारिज कर देते हैं, वो एक नामुमकिन सी लगने वाली स्थिति में टिके रहने की कोशिशें हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। LSE की रिपोर्ट और बाकी दस्तावेजों से यही विचार उभरता है कि हमें शायद सवाल ही बदल देना चाहिए। सवाल बदल देना चाहिए? हाँ, हमें ये पूछने के बजाय कि गरीब लोग खराब फैसले क्यों लेते हैं, शायद हमें ये पूछना चाहिए कि हम एक समाज के तौर पर अपनी व्यवस्थाओं और संस्थाओं को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि सभी के लिए अच्छे फैसले लेना आसान हो जाए, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। The biggest battles are fought not with weapons, but with ideas. True freedom begins with the liberation of thought. सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से लड़ी जाती है। सच्ची आजादी विचारों की मुक्ति से शुरू होती है। तो अभी लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सच तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक वो फैलता नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब